हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। ये इस श्रृंखला का तीसरा लेक्चर और चौथा लेक्चर होगा इनफैक्ट। तो इस सीरीज में जो ये चौथा लेक्चर होगा इसमें हम लोग मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। और मरुस्थल के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे, आप ये जान लीजिए कि जो मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र है या मरुस्थल है, यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ यह मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं हम वो आपको प्रश्न भी बताएंगे, लेकिन अभी जो हम इसमें परिचर्चा करेंगे इस टॉपिक में, वो हमारा मुख्य फोकस होगा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आने वाले समय में सिविल सर्विसेज यूपीएससी का प्रीलिम्स होना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स होना है, और साथ ही साथ यूपी का जो है सो आरओ और एआरओ का भी एग्ज़ाम होना है, और कई सारे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही मरुस्थल को हम लोग उसी हिसाब से अध्ययन करेंगे और प्रीलिम्स पर फोकस रहेगा। लेकिन हम मरुस्थल में क्या क्या जानेंगे, किस तरीके से जानेंगे, इस टॉपिक पर जाने से पहले जो पिछले कुछ क्लासों में चर्चा हुआ है उस पर हम एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने पर्वत के बारे में जान लिया है, पठार के बारे में जान लिया है, मैदान के बारे में जान लिया, इन तीनों के बारे में जान लिया है। और आज चौथा लेक्चर इस पर हम मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो जो पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है पर्वत पठार मैदान का, तो आप उसको भी देख लेंगे। और इसके लिए आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन प्लस चैनल है, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और ये टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन प्लस 20, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर आपको क्लास पीडीएफ भी मिल जाएगा, कुछ क्लास पीडीएफ हम इस पर डाले भी हैं। और दूसरा, यहाँ पर सभी क्लास का लिंक जो है सो उपलब्ध रहता है। तो ऐसा होता है कि कभी आपकी क्लास छूट जाए, कुछ पार्ट छूट जाए, कोई वीडियो छूट गया है, तो आप यहाँ से जाके उन सारे क्लास को कवर कर सकते हैं जो आपके पीछे भी छूटे हुए हैं। तो आइए हम आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलेंगे मरुस्थल पर। तो आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, हम लोग मरुस्थल के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो जब हम मरुस्थल के बारे में जानकारी जुटाएंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम आखिर मरुस्थल किसे कहें या मरुस्थल क्या है ना। मरुस्थल किसे कहें, तो एक तो सिंपल किसे कहें ये हम जानेंगे कि कौन से एरिया मरुस्थल वाले हो सकते हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि जो मरुस्थलीय पर्यावरण होते हैं तो हम मरुस्थल का वर्गीकरण करेंगे, मरुस्थल का अवर्गीकरण। और जो मरुस्थल का हम वर्गीकरण करेंगे, साथ ही साथ हम तीसरा सेगमेंट इसमें मरुस्थलों के महत्व के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मरुस्थलों का महत्व, हालांकि ये सेगमेंट मेंस के दृष्टिकोण से है। मरुस्थलों का पर्यावरणीय महत्व है ना, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है वो हमें ध्यान में रखना है। तो पर्यावरणीय महत्व, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अभी जो हम श्रृंखला लेके चल रहे हैं उसमें प्रीलिम्स वाले एरिया पर फोकस करेंगे। तो हम इस 3 पॉइंट के सहारे इसको समझेंगे। सबसे पहले जब हम मरुस्थल पर्यावरण की या मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल क्या होता है, तो सबसे पहले मरुस्थल जो होता है यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का शुष्क जलवायु दशा में पाया जाने वाला तंत्र है। शुष्क जलवायु दशा में, जब हम शुष्क जलवायु दशा की बात करते हैं तो शुष्क जलवायु दशा का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जहाँ वर्षा के तुलना में क्या हो, जहाँ वर्षा के तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो जाए, वर्षा के तुलना में क्या हो जाए, वाष्पीकरण अधिक हो जाए, तो वहाँ पर मरुस्थल का निर्माण जो होता है उपयुक्त दशा होता है। हालांकि बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण अब यह परिभाषा बिल्कुल जो है सो लगभग भंग हो चुका है,
क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व के आर्द्र जलवायु प्रदेशों में भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाएं हो रही है। तो एक शुष्क जलवायु दशा में होता है नॉर्मली, और वर्षा के तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो। दूसरा ये जो होता है मरुस्थल जो होता है, यहाँ पर अगर हम इसकी मृदा के दृष्टिकोण से बात करें तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी की जो मृदाएं होती है वो बेसिकली क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और क्षारीय प्रकृति की होती है तो अगर मृदाएं अधिक क्षारीय प्रकृति की हो जाती है या अधिक लवणीय प्रकृति की भी हो तो वह मृदा उपजाऊ नहीं होती है। क्षारीय प्रकृति के होने के कारण इस मृदा की उत्पादन क्षमता क्या होती है, कम होती है। उत्पादन क्षमता कम होती है। और साथ ही साथ इस मृदा में क्या होता है कि जल ग्रहण करने की क्षमता भी इस मृदा में क्या होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। चूँकि इसमें क्या होता है कि जब ऐसे क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण होने लगता है या मरुभूमि का विकास होता है तो यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होने के कारण केशिका क्रियाएं होती है। और केशिका क्रिया होने के कारण क्या होता है कि मृदा के ऊपरी परतों में क्या होते हैं कि कठोर आवरण जो होता है वो आकर जमा हो जाता है। इसलिए इस मृदा में क्या होता है कि अगर यहाँ पर वर्षा भी हो, बादल बने और इस क्षेत्र में वर्षा भी हो तो ये बहुत अंदर तक जल को जाने नहीं देता है, क्योंकि ऊपर में इसमें चूने का, कैल्शियम सब का कठोर आवरण बन जाता है ना। इसलिए तो ये केशिका क्रिया का भी इस मृदा के निर्माण में प्रभाव होता है। तो एक जलवायु दशा, दूसरा मृदा, और तीसरा हम अगर यहाँ पर वनस्पति या जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखेंगे, वनस्पति के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर कैसे वनस्पति होती हैं, कंटीले एवं झाड़ीदार वनस्पति। कैसे वनस्पति, कंटीले एवं झाड़ीदार, है ना, झाड़ीदार वनस्पति, ये यहाँ की विशेषता होती है। हालांकि ये जो कंटीले एवं झाड़ीदार वनस्पति होते हैं इनमें अनुकूलन के लिए, यहाँ के पर्यावरणीय दशाओं के साथ अनुकूलन के लिए कई अनुकूलन अंग इसमें पाए जाते हैं। तो मरुस्थल का तात्पर्य यही होता है ना कि शुष्क पारिस्थितिकी का क्षेत्र है। मृदा के दृष्टिकोण से, वनस्पति के दृष्टिकोण से हम इसका मूल्यांकन करते हैं। जब हम मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का वर्गीकरण करेंगे तो मरुस्थल जो विश्व में है वो दो प्रकार के मरुस्थल हैं। एक आप कहेंगे जो उष्ण मरुस्थल है, एक तरीके से उष्ण मरुस्थल है ना, जो उष्ण मरुस्थल हैं, और दूसरा जिन्हें हम शीत मरुस्थल भी कह सकते हैं, शीत मरुस्थल कह सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो भी मरुस्थल हैं उनकी जो उपस्थिति है या जो अक्षांशीय उपस्थिति है उसके आधार पर हम उसे दो वर्गों में रखते हैं, एक उष्ण मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल जो है पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और साथ ही साथ जो शीत मरुस्थल है यह भी पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। तो दोनों प्रकार के जो मरुस्थल हैं ये दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। जहाँ तक उष्ण मरुस्थल की बात है ये दोनों गोलार्ध में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री, कुछ मामलों में 35 डिग्री, 20 to 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं ना, अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये कहाँ पर पाए जाते हैं, 20 to 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। और ये जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल जो उष्ण मरुस्थल है ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट इसका है पश्चिमी भाग में। अब प्रश्न ये उत्पन्न है पश्चिमी भाग में क्यों, तो आगे आपको बताएंगे। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में
अवस्थित हैं या फिर क्या है, पाए जाते हैं। तो ये इसका एक बेसिक जो है सो नॉलेज है जिसको हमें ध्यान में रखना है कि दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, और 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य भी कहाँ, तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। अब शीत मरुस्थल जो है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 55 डिग्री या 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, या 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। अक्षांशों के मध्य कितने डिग्री, तो 40 से 60, कुछ मामलों पर भी 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। और इन अक्षांशों में पाए जाते हैं तो इनको हम इसलिए मध्य अक्षांशीय मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, है ना। तो इनको हम क्या कहेंगे, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल कहते हैं। और कुछ अपवादों के अतिरिक्त अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो कुछ अपवादों के अतिरिक्त ये जो मध्य अक्षांशीय मरुस्थल हैं ये मुख्यतः महाद्वीप के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। पूर्वी भागों में या आंतरिक भाग कहेंगे, पूर्वी भागों में या आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अगर आप मरुस्थल को और डीपली कॉन्सेप्ट में ले जाते हैं ना, और जो हमने मरुस्थल की व्याख्या करने के लिए जो क्राइटेरिया अपनाया है, मृदा, वनस्पति, जैव विविधता, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र भी एक मरुस्थल के रूप में ही हो जाएगा, जो कोल्ड और लो, बिल्कुल लो बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे उष्ण मरुस्थल के बारे में, महाद्वीप के हिसाब से जाएंगे किस महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर है, और फिर हम शीत मरुस्थल पर चलेंगे कि वह मरुस्थल किस महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ना। तो दोनों कुछ महाद्वीप एक साथ ही कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। किस में चलेंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो मरुस्थल पाया जाता है वो मूल रूप से कहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का, और कुछ इस तरीके से हम चलेंगे तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में हमें जो डेजर्ट मिलता है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट मिलता है। तो यहाँ पर एक मरुस्थल है पश्चिम भाग में, यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ग्रेट बेसिन का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे ग्रेट बेसिन का मरुस्थल कहते हैं। ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है ये। तो ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है। दूसरा यहाँ पर हम जाएंगे तो ग्रेट बेसिन के बाद यहाँ पर हमें मोजेव, एरिजोना प्रांत में एक मरुस्थल है, तो इसको हम मोजेव मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोजेव मरुस्थल कहते हैं, मोजेव मरुस्थल। और उसके भी नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक जिसको हम कहते हैं सोनोरन मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोनोरन मरुस्थल कहते हैं। इसमें से जो ग्रेट बेसिन और मोजेव मरुस्थल है, ये दोनों ही मरुस्थल मूल रूप से यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट में है। और सोनेरन मरुस्थल जो है ये यूएसए में भी है, और प्लस इसका कुछ विस्तार जो है मैक्सिको में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर है। अब ये जो तीनों ही मरुस्थल हैं, ये तीनों ही मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल के उदाहरण है, तो ये उष्ण मरुस्थल है ना, उष्ण मरुस्थल है। और आप लोकेशन से भी देख रहे हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के कहाँ पर है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है, निम्न अक्षांश में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होने के तो कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे प्रबल कारण है कि इस तट के पास कैलिफोर्निया की ठंडी धारा प्रवाहित होती है। ये जो हम नीचे की ओर ले रहे हैं, ये जो जलधारा है इसको हम क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, है ना। कैलिफोर्निया की क्या है, ये ठंडी धारा है। तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के प्रभाव से
ठंडी धारा के प्रभाव से यहाँ पर इन मरुस्थलों का निर्माण हुआ या इन मरुस्थलों के विकास में है। अब यहाँ पर जो प्रीलिम्स का प्रश्न हो सकता है ये दो तरीके से हो सकता है। एक कि इन मरुस्थलों के निर्माण में कौन सी ठंडी जलधारा का प्रभाव है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। और फिर लोकेशन पूछा जा सकता है कि दिए गए मरुस्थल में कौन यूएसए में है, कौन यूएसए और मैक्सिको में है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। दूसरा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हम जाएंगे, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी हमें मरुस्थल मिलता है, दक्षिण अमेरिका में मिलता है। और दक्षिण अमेरिका में जो हमें मरुस्थल मिलता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा दक्षिण अमेरिका का मानचित्र बनाना होगा, तब हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो दक्षिण अमेरिका का जो मानचित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर जो एक मरुस्थल है उसको हम कहते हैं अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर एक मरुस्थल है, यहाँ पर जहाँ पर हम रेड कलर से कलर कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। तो ये जो है ना दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक उष्ण मरुस्थल है। और इस मरुस्थल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये जो मरुस्थल है ये अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है। अब ये जो अटाकामा मरुस्थल है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो मरुस्थल है यहाँ पे ये बेसिकली कहाँ पर है, तो ये वैसे अगर एक देश पूछा जाए तो चिली, पेरू और चिली दोनों में इसका जो है सो विस्तार है। तो पेरू और चिली में है, ये भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। संसार का सबसे ड्राइएस्ट है, संसार का सबसे सूखा मरुस्थल है, सबसे सूखा मरुस्थल है, ड्राइएस्ट मरुस्थल है। लेकिन संसार का सबसे सूखा मरुस्थल होने के बावजूद इस मरुस्थलीय क्षेत्र में हमें कई खनिजों की प्राप्ति होती है, खनिजों की प्राप्ति होती है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये जो अटाकामा मरुस्थल है, इस मरुस्थल के निर्माण में एक ठंडी जलधारा का प्रभाव है जिसको हम पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा कहते हैं। तो ये जो यहाँ मरुस्थल है दक्षिणी गोलार्ध में, इसको पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा कहते हैं, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा है, ये ठंडी धारा है। तो ये पूछा जाएगा फिर से कि अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में किस ठंडी जलधारा का प्रभाव है, तो पेरू या हम्बोल्ट की महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है, किन देशों में है, तो इस तरीके से हमें इसका लोकेशन ध्यान में रखना है। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम एक और मरुस्थल की चर्चा यहीं कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो हमारा ये दोनों महाद्वीप क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक और मरुस्थल पाया जाता है, उस मरुस्थल को हम कहते हैं, यहाँ पर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अर्जेंटीना में है, और वह है पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है वो, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल है। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो मरुस्थल का क्षेत्र है ना, यहाँ पर ये पेंटागोनिया का मरुस्थल है जो लाल कलर से रेड कलर से हमने किया है। तो अब ये जो मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इसको हम कौन सा मरुस्थल कहते हैं, ये है पेंटागोनिया मरुस्थल है, पेंटागोनिया मरुस्थल। और जो पेंटागोनिया मरुस्थल है ये बेसिकली कहाँ पर है, तो एक देश में है, ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना में है। ये एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में बना मरुस्थल है, एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में, एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र का है, एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये महाद्वीप के पूर्वी भाग में है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। तो ये जो अर्जेंटीना में है एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तीसरा इसमें इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए कि ये महाद्वीप के पूर्वी भाग में है। कहाँ पर है, महाद्वीप के पूर्वी भाग में। और ये कैसा मरुस्थल है, तो शीत मरुस्थल, या हम इसे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल या शीत मरुस्थल। जो पिछले पेज में हमने दो कैटेगरी में किया था, शीत मरुस्थल, और यहाँ पर लिखा था मध्य अक्षांशीय,
और यहाँ पूर्वी भाग। तो ये मध्य अक्षांशीय मरुस्थल है और शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल माना जाता है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल है और यहाँ पर एंडीज पर्वत है और एंडीज के रेन शैडो जोन में है, क्योंकि ये पछुआ पवन के बेल्ट का होगा, 35 डिग्री से ऊपरी अक्षांशों में है, इसलिए ये रेन शैडो जोन में आ जाता है। और पूर्वी भाग में होने का कारण ये है कि यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का प्रभाव है। उस ठंडी जलधारा को हम क्या कहते हैं? फॉकलैंड की धारा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? फॉकलैंड की धारा। तो ये फॉकलैंड की धारा है जहाँ पर इसका इम्पैक्ट है। तो फिर यहाँ पर आपको लोकेशन ध्यान में रखना है, कहाँ पर है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन बताया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ध्यान में रखना है। और फिर किस जलधारा का प्रभाव है? तो फॉकलैंड की धारा का। तो देखो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है और जो ये पॉइंट है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और आपका जो लाइक शेयर होता है, सब्सक्राइब होता है, वही हमें जो है सो मोटिवेट करता है आपके लिए काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। पुराने हैं तो आपका काम है लाइक शेयर करना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। तो 2 महाद्वीप में जो मरुस्थल हैं, चाहे वो उष्ण मरुस्थल हो या शीत मरुस्थल हो, ये हमने पीटी के पॉइंट ऑफ फॉर्म से कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो एक हमें पहले क्या करना होगा? अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र बना लेना होगा। और हम अफ्रीका महाद्वीप का जब एक स्केच मानचित्र बना लेंगे तो फिर इस पर काम करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो मरुस्थल है प्रमुख रूप से, इस मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? ये ग्रेट सहारा मरुस्थल है, उत्तर अफ्रीका में है और इसको हम क्या कहेंगे? सहारा मरुस्थल कहते हैं। सहारा मरुस्थल है ये, और किसी एक देश में नहीं है, ये कई देशों में है। और यहाँ पर जो है सो सहारा मरुस्थल के बाद सूडान में हम जाएंगे तो एक और यहाँ पर मरुस्थल मिलता है सूडान में, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूबियन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। न्यूबियन मरुस्थल है। तो सूडान में हम एक मरुस्थल मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूबियन मरुस्थल। मिस्र में एक हमें यहाँ पर मरुस्थल मिलता है जिसको हम ईस्टर्न मरुस्थल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ईस्टर्न मरुस्थल कहते हैं। ईस्टर्न मरुस्थल। तो मिस्र में एक मरुस्थल है जिसको हम पूर्वी मरुस्थल या ईस्टर्न मरुस्थल कहते हैं। हालांकि यहाँ पर लीबिया में भी मरुस्थल है जिसको लीबियन डेजर्ट कहा जाता है। लीबियन मरुस्थल है ना, लीबियन मरुस्थल। तो लीबियन मरुस्थल जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? लीबिया में है, और ये सहारा का ही विस्तार है जिसको लीबिया में लीबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक चिज मरुस्थल भी है जो सहारा का ही विस्तार है। तो ये जो सहारा मरुस्थल है इसके विकास में यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का प्रभाव है जिसको हम कहेंगे कनारी की ठंडी धारा। कनारी की ठंडी धारा है ये, इसके विकास में कुछ कनारी की ठंडी धारा का प्रभाव है जो उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। यहाँ पर सोमालिया देश है और सोमालिया में एक मरुस्थल पाया जाता है। इस मरुस्थल को हम कहते हैं वेगेडन मरुस्थल कहते हैं। वेगेडन मरुस्थल कहते हैं। और ये निम्न अक्षांश में होते हुए भी ये महाद्वीप के पूर्वी भागों में है और इसके निर्माण में सोमालिया की जो सीजनल ठंडी धारा होती है उसका योगदान है। सोमालिया की ठंडी धारा। तो सोमालिया की ठंडी धारा के बारे में हम लोग जो है सो पढ़ते हैं किस में? तो हम पढ़ते हैं इसको भारतीय मानसून के संदर्भ में वहाँ पर। तो ये देखो यहाँ से क्या निकलेगा? 0 डिग्री अक्षांश निकलेगा और शब्द जो है सो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है, बट कुछ पूर्वी भागों में है। कहाँ पर क्या है? ये है। अब यहाँ पर एक और अफ्रीका में प्रमुख मरुस्थल है जिसको हम कहते हैं कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। ये जो मरुस्थल हो जाएगा इसको आप क्या कहेंगे? ये अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल है।
तो ये जो कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर एक देश है। मूल रूप से अगर एक देश पूछा जाएगा तो वो देश क्या हो जाएगा? बोत्सवाना हो जाएगा, बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में। और ये जो कालाहारी मरुस्थल है, ये जो है सो एक तरीके से आप समझिए कुछ खनिज भी पाया जाता है इसमें। मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ डायमंड खनिज पाया जाता है, हीरा जैसे खनिज के लिए ये मरुस्थल जाना जाता है। और कुछ ये जनजाति का भी क्षेत्र है, यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ से ऊपर में नामीबिया देश में एक और मरुस्थल पाया जाता है यहाँ पे। तो ये जो नामीबिया देश में मरुस्थल है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? नामीब मरुस्थल के नाम से जानते हैं, है ना। इस मरुस्थल को किस नाम से जानेंगे? तो इस मरुस्थल को हम नामीब मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नामीब मरुस्थल के नाम से जानते हैं, नामीब मरुस्थल। ये जो नामीब मरुस्थल है ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। और ये किस देश में है? तो नामीबिया में है, नामीबिया में है। और इन मरुस्थलों के निर्माण में महासागर की एक ठंडी जलधारा का योगदान है। और इस ठंडी जलधारा को हम क्या कहते हैं? ये बेंगुएला की एक ठंडी धारा है, बेंगुएला, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? बेंगुएला की ठंडी धारा है। तो बोत्सवाना की मरुस्थल जो है और जो नामीबिया का मरुस्थल है वो बेसिकली किस ठंडी धारा का प्रभाव है? तो बेंगुएला की ठंडी धारा का। और जो सहारा मरुस्थल उस पर कनारी की ठंडी धारा। सोमालिया में जो वेगडन मरुस्थल उसमें सोमालिया की ठंडी धारा। तो यहाँ पर फिर से दो प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है और किस मरुस्थल के निर्माण में किस प्रकार के जलधाराओं का योगदान है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप का। अब कुछ मरुस्थल जो है सो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, तो हमें उसको भी देख लेना है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो मरुस्थल है वो बेसिकली ट्रॉपिकल मरुस्थल ही है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर हम मरुस्थलों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए। और डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो फिर हमारे लिए चीज़ों को समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का एक रफ मानचित्र तो बन ही जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे ना तो इसके पश्चिमी भाग में हमें कई सारे मरुस्थल मिलते हैं। इस क्षेत्र में ही हमें कई सारे मरुस्थल मिलते हैं। तो ये जो इसका मूल रूप से पश्चिमी भाग है, यहाँ पर एक हमें मिलता है जो मरुस्थल है उसको हम कहते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है यहाँ पे, ग्रेट विक्टोरिया। विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। फिर इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा गिब्सन मरुभूमि। और फिर इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा सिम्पसन मरुस्थल है। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल जो है सो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन सारे मरुस्थलों को हम एकीकृत कर देने पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन मरुभूमि कहते हैं। और इसी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन मरुभूमि, चूँकि ये पठारी और मरुस्थलीय विशेषता ऑस्ट्रेलिया का प्राचीन भूभाग है, इसलिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के क्षेत्र में कुलगार्डी एवं कुलागार्डी जैसे खान मिलते हैं। कुलागार्डी जैसे खान मिलते हैं ना, खान है। तो ये जो कुलगार्डी और कुलागार्डी जैसे खान है, आपको बताना है कि ये खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पर है ये प्रसिद्ध किस खनिज के लिए। मैं उत्तर तो बता दूंगा खनिज के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिखिए, तो मुझे खुशी होगी कि कुलगार्डी और कुलागार्डी जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलीय क्षेत्र में है, ये किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रेट सैंडी,
गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यहाँ पर है। और इन सभी मरुस्थलों के निर्माण में एक ठंडी जलधारा का योगदान है, जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इसको हम कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा का प्रभाव है। आपके मन में ये बातें आ रही होगी कि ठंडी धाराएं मरुस्थल को कैसे बना सकती है। वाजिब भी प्रश्न है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो पश्चिमी भाग में मरुस्थल वो केवल एक ठंडी जलधारा के प्रभाव से नहीं है। ठंडी जलधारा का कुछ इम्पैक्ट होगा, ट्रेड विंड का कुछ इम्पैक्ट है, फिर यहाँ पर जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट होता है, कुछ जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है उसका इम्पैक्ट होता है। तो कई सारे फैक्टर यहाँ पर लागू होते हैं। तो ये जो है सो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है ये मरुस्थल है। आपको खुशी होनी चाहिए कि यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, कोई मरुस्थल नहीं, इसलिए हम यूरोप पर जिक्र नहीं करेंगे। और ये प्रश्न अभी यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 69 का मुझे लगता है, या जो भी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी के प्रीलिम्स में कि किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो आपने नॉर्थ अमेरिका में देख ही लिया, साउथ अमेरिका में देख ही लिया, अफ्रीका में देख ही लिया, ऑस्ट्रेलिया में देख ही लिया, अब एशिया में है ही। अब देखेंगे कि यूरोप में मरुस्थल नहीं है। तो एशिया में जो मरुस्थल हैं वो कहाँ पर हैं और किस रूप में हैं, वो हमें देखना है एशिया में, है ना। तो एशिया में कई सारा मरुस्थल है। इसको मैप पर दिखाना जो है सो थोड़ा कठिन काम है, बट आप जान लीजिए कि एशिया महाद्वीप में जो है दोनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक उष्ण मरुस्थल भी, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, उष्ण मरुस्थल, और उष्ण मरुस्थल के साथ साथ यहाँ पर शीत मरुस्थल भी पाया जाता है, या मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जिसको आप कहते हैं वो भी है। तो एशिया महाद्वीप में जो शीत मरुस्थल पाया जाता है उसमें एक हो जाएगा जिसको हम कहेंगे गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? गोबी मरुस्थल। तो जो गोबी मरुस्थल है वो बेसिकली कहाँ पर है? ये मंगोलिया में हो जाएगा, है ना। कहाँ पर अवस्थित है गोबी मरुस्थल? मंगोलिया में हो जाएगा। चीन में एक मरुस्थल है जिसको हम कहते हैं तकला मकान कहते हैं ना, तकला मकान कहते हैं। तो चीन में एक मरुस्थल है जिसको हम क्या कहते हैं? तकला मकान कहते हैं। यहाँ पर तारिम बेसिन का भी मरुस्थल है। इसी तरीके से अगर भारत में आप देखेंगे तो जो लेह लद्दाख का रीजन है वह भी भारत में भी शीत मरुस्थल है। लेह लद्दाख रीजन, लेह लद्दाख। हालांकि जो बायोडाइवर्सिटी रीजन जो भारत में एक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है वो हिमाचल में है। तो लेह लद्दाख भारत में कुछ इस तरीके से। और एक क्वाजिलकुम मरुस्थल है, क्वाजिलकुम, ये उज्बेकिस्तान में अवस्थित है, उज्बेकिस्तान में। तो इस तरीके से ये मैच करने के लिए ही आपको आएगा, तो इसको आप इसी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है। अब उष्ण मरुस्थलों पर अगर हम चलते हैं, उष्ण मरुस्थलों पर, तो उष्ण मरुस्थलों में एक तो जो थार मरुस्थल है वो हो जाएगा, जो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है, थार मरुस्थल। दूसरा हो जाएगा दस्त ए कबीर है। तो दस्त ए कबीर मरुस्थल जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये ईरान में। इसी तरीके से दस्त ए लूट मरुस्थल है, तो ये भी आपको ईरान में मिलेगा। और सऊदी अरब में जो मरुस्थल है वहाँ पर एक मरुस्थल है, दो मरुस्थल है इनफैक्ट। तो सऊदी अरब के मरुस्थल को रब अल खली, ये रब अल खली कहाँ पर है? सऊदी अरब में, सऊदी अरब। तो यहाँ पर सऊदी अरब में रब अल खली और रब अल नाफूद। तो रब अल नाफूद मरुस्थल जो है ये भी क्या है? सऊदी अरब में। तो ये तो इतने नोन मरुस्थल हैं
जो पाए जाते हैं। एक इजराइल में भी मरुस्थल पाया जाता है ना, इजराइल में नेजेब मरुस्थल पाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ मरुस्थल ऐसे हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट में जो कई सारे देशों में पाए जाते हैं। तो ये पीटी में आपसे आ सकता है मैच करने के लिए, लोकेशन करने के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इस मानचित्र पर हम आपको सभी का लोकेशन दिखा देते हैं, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना। लेकिन आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक क्लास का नोटिफिकेशन जाए और आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। आपका जो लाइक व्यू होता है, शेयर होगा, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो आप जितना ये करेंगे, आप सबके अपने अपने स्टूडेंट ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आप उसमें शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पहुंच पाए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और फिर आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी जो आपको हमने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थल बताया था, कौन कौन है ये आपको तो पता ही है। ये मरुस्थल इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ग्रेट बेसिन, मोजेब और सोनेरन मरुस्थल। यहाँ पर हम आ जाएंगे तो पेरू और चिली का जो है अटकामा मरुस्थल है। यहाँ पर आ जाएंगे तो अर्जेंटीना में मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल। तो यहाँ पर ये जो मरुस्थल है ये क्या हो जाएगा, ग्रेट बेसिन का, ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन के और दक्षिण में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोजेब मरुस्थल। और मोजेब के और दक्षिण में चले जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा है, सोनेरन है। ये अरेंज करने के लिए भी उत्तर से दक्षिण आ सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो यहाँ पर मरुस्थल है इसको अटकामा मरुस्थल कहेंगे। और ये जो मरुस्थल है इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पेंटागोनिया मरुस्थल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, पेंटागोनिया मरुस्थल कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो मरुस्थल है, इसी मरुस्थल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये जो मरुस्थल है यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, सहारन डेजर्ट है। इसके इधर आ जाएंगे तो मिस्र में यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसको हम पूर्वी मरुस्थल या ईस्टर्न मरुस्थल कहते हैं, ईस्टर्न मरुस्थल कहेंगे। तो मिस्र में एक मरुस्थल है जिसको हम क्या कहेंगे, हमें वो इरेज करना होगा क्योंकि एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों को भी हमें लेना है। तो मिस्र में एक मरुस्थल है जिसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न मरुस्थल कहेंगे। ये मिस्र वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक मरुस्थल है सूडान में जिसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जो मरुस्थल है इसी को आप कहेंगे न्यूबियन, न्यूबियन मरुस्थल है। यहाँ पर सोमालिया में एक मरुस्थल है, यहाँ पर इसी को आप कहेंगे वेगेडन मरुस्थल। ये क्या है, वेगेडन है। यहाँ पर जो मरुस्थल है अफ्रीका में, इसी को आप क्या कहेंगे, ये है बोत्सवाना मरुस्थल, बोत्सवाना। सॉरी, कालाहारी में जो कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा ये कालाहारी, जो कहाँ पर अवस्थित है, बोत्सवाना में। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये नामीबिया में अवस्थित है जिसको हम क्या कहेंगे, नामीब मरुस्थल के नाम से जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में यही क्षेत्र हमने आपको बताया है कि ये यहाँ पर मरुस्थल वाला है और 5 मरुस्थल का ये क्षेत्र है जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये जो 5 मरुस्थल है यहाँ पर कौन कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, तो गिब्सन है। गिब्सन के बाद यहाँ पर क्या है, सिम्पसन है। और जो मरुस्थल आपको बताया था उसको ध्यान में रखना है, तो ये यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर जो सऊदी अरब है, इस सऊदी अरब में ही यहाँ पर 2 मरुस्थल हैं, जो रब अल खली और रब अल नाफूद। और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये ईरान का क्षेत्र है। ईरान में भी यहाँ पर दस्त ए कबीर और दस्त ए लुट मरुस्थल पाया जाएगा। यहाँ पर मंगोलिया में एक मरुस्थल है जिसको आप क्या कहेंगे, गोबी मरुस्थल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे आप, गोबी
मरुस्थल कहेंगे। मंगोलिया में ये गोबी मरुस्थल है। और ये अरल सागर है, इसी के आसपास आप एक बार लोकेशन देख लेंगे। क्वाजिलकुम मरुस्थल है यहाँ पर आपको क्वाजिलकुम। तो विश्व भर इस तरीके से हमें मरुस्थल का लोकेशन मिलता है। अब इसको पश्चिम से पूर्व अरेंज करके पूछा जा सकता है, हर एक जगह से उठाया जा सकता है। पूर्व से पश्चिम अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आपको अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये मरुस्थल था। अब मरुस्थल का एक पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अध्ययन होता है कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी में या मरुस्थलीय पर्यावरण में जो वनस्पति होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनमें अनुकूलन के लिए क्या क्या होता है, और ये यूपीएससी में पूछता ही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको जल संधि, स्थल संधि के बारे में बताएंगे। लेकिन तब तक मैं चाहूँगा कि आप जो है सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको जाए। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ से सारे क्लास के नोटिफिकेशन, क्लास PDF आपको मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद है।